all present over here. Today we are going to be discuss about mental health in this pandemic. How we can keep our mental health healthy and we can fight against this corona and the period of pandemic. We have an eminent speaker of Dr. Nayan Solanki, the founder of Manas for the Mental Health in Ahmedabad. He is a rehabilitation psychologist and registered psychologist of RCI. He is a member of Street Fighter Academy of Egypt. He is a state coordinator SST Human Rights International. He is a lifetime member at Indian Association of Clinical Psychologists and vice president of Gujarat chapter Indian Association of Rehabilitation Professional. So we have an eminent speaker. Sir, handed over to you, please. Okay, thank you very much. Good morning, all of you. Happy Teachers Day to all. રાજેન્દ્રભાઈ ગુજરાતીમાં ચાલશો ને? Sir, Hindi, English will be comfortable. ઓકે 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 તો આપણે મિક્સમાં ચલાવીશું, બરાબર ને? Fine, fine. ओके 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 तो आज का अपना टॉपिक है पेंडेमिक थ्रू द मेंटल हेल्थ अप्रोच। एक्चुअली देखा जाए तो अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा फोकस फिजिकल पे तो है ही, साथ में मेंटल हेल्थ पे भी ज्यादा दिया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में इस जो पेंडेमिक में ज्यादातर देखने को मिल रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा दिख रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सही में मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ को क्यों जानना चाहिए। जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसी तरह मेंटल हेल्थ भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सबको मेंटल हेल्थ के लिए बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ हम ज्यादा मेंटल हेल्थ की तो चर्चा इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 घंटे के अंदर मेंटल हेल्थ को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम यहाँ मेंटल हेल्थ के जो क्राइटेरिया है, जो कोजेस है, जो सिम्टम्स है और उसकी असर एडोलेसेंस पे क्या होती है, पीपल्स पे क्या होती है, सोसाइटी में क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा 15-20 मिनट का एक सेशन ऐसा रखेंगे कि किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। इसके लिए अभी आपने देखा होगा कि सुसाइड रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको पता हो तो पूरे वर्ल्ड में 40 मिलियंस लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि ये आदमी को या ये पर्सन को ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम WHO का सर्वे देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तब हमको पता चलता है कि इतने सारी पब्लिक जो है जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है। हर लोग ये बताना नहीं चाहते कि मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या मुझे मेंटल इलनेस है। एक तरह का स्टिग्मा बरसों से चलता आ रहा है। इन इंडिया बहुत कम ऐसे प्रिवेंशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं जिससे पब्लिक को अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के बारे में जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। इसीलिए हमको सबसे ज्यादा फोकस देना है मेंटल हेल्थ पे। क्यों मेंटल हेल्थ जरूरी है? अगर हम मेंटल हेल्थ को एक बार जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम सबको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग साइकोलॉजी से जुड़े हुए होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे, कुछ हमारे सीनियर होंगे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज के यूथ को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ क्या है। उनको फोकस देना है मेंटल हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, दूसरों की मेंटल हेल्थ पे। आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे सोसाइटी में रिएक्ट करते हो, कैसे सोशलाइजेशन करते हो, कैसे एडजस्टमेंट करते हो, ये सब जानना जरूरी है। एक सर्वे के अनुसार, WHO के अनुसार, टीनेजर्स या एडोलेसेंस जिनकी एज 10 से 19 है, उसमें ज्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। क्यों ये एज में सब ऐसा हो रहा है? काफी लोगों को पता होगा
जिनको नहीं पता होगा उनके लिए हम ये बात रख रहे हैं। एक ऐसी एज होती है जिसमें युवा को दुनिया के साथ ताल मिलाना होता है, कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, रिस्क लेना होता है, हाईलाइट होना होता है। इस सब इश्यूज के बाद होने के कारण उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि गुस्सा हो जाना, रात को नींद नहीं आनी, भूख नहीं लगनी, चिड़िया स्वभाव हो जाना, काम में मन नहीं लगना, और इसके कारण उनकी सोशल लाइफ पे ये मेंटल हेल्थ असर करती है, जिसके कारण वो लोग अपना काम ठीक तरह से कर नहीं सकते हैं, सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखे जाए तो सर्वे में बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं कि जिसको समझना सही में मुश्किल हो रहा है कि इतने सारे इश्यूज है और हमको पता भी नहीं है। मैं यहाँ थोड़े बहुत कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है उसके बारे में आपको थोड़ा पहले बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ में क्या क्या होता है। मेंटल हेल्थ आपने ज्यादातर देखा होगा कि डिप्रेशन के बारे में सुना होगा, एंजाइटी के बारे में सुना होगा, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सुना होगा। आप सब लोग समझते हो डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, लेकिन उसको खाली सुना है। उसको भीतर से अगर जानने का प्रयत्न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में डिप्रेशन क्या है और उसके कोजेस और वो कहाँ तक हमको ले जा सकता है। अभी में लेटेस्ट सुसाइडल केस है सुशांत सिंह राजपूत का, आप देखेंगे उनका कोज डिप्रेशन बताया गया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो दुनिया में मेंटल हेल्थ मेंटल डिसऑर्डर में जो दूसरा बड़ा रोग है जो डिप्रेशन है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन को समझने की हमको जरूरत है। डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स है, थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहूंगा। नींद नहीं आना, भूख नहीं लगनी, काम में मन नहीं लगना, सुसाइडल थॉट आना। एक गाना शायद आपने सुना होगा, मैं युवाओं को बताना चाहूंगा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये गाना अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स बताए गए हैं। और वो व्यक्ति किसी और से हेल्प मांग रहा है कि कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, वो खुद कैपेबल नहीं है कि मेरा मन में वापस ला सकता हूं। ऐसे दुनिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद डिप्रेशन से पीड़ित है लेकिन किसी और को बता नहीं पा रहे हैं कि मुझे ये सिम्टम्स है। एक स्टिग्मा है, अगर मैं बताऊंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं मानसिक पीड़ित हूं। ये स्टिग्मा को हमको सबको साथ में मिलके मिटाना है, इसको दूर करना है। आप सबको ज्यादातर यहाँ युवा जुड़े होंगे, साइकोलॉजी के स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनना है, उसके साथ जुड़ना है, ये फील्ड में आपको ज्यादा आगे बढ़ना है, तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में और गुजरात में। आप इस फील्ड में बहुत अच्छी तरह से आगे भी आ सकते हैं और सोसाइटी के लिए काम भी कर सकते हैं। यहाँ ज्यादातर इंस्टीट्यूट है जो साइकोलॉजी रिलेटेड कोर्स कराते हैं। आप सभी लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। काफी लोग काम करते भी होंगे साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, काउंसलर के तौर पे। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो साइकोलॉजी का कोर्स कराते हैं। सबसे पहला है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, जो आरसीआई अप्रूव्ड है। आप उसमें एडमिशन लेके एज अ साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। कानूरिया सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन है गांधीनगर में, आप वहीं से भी ये काउंसलिंग और साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग का कोर्स चल रहा है, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी चल रहा है। आप जिसको जहां ठीक लगे वहां आप जाके गाइडेंस लेके आप एडमिशन ले सकते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं।
मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऐसे मेंटल हेल्थ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सिचुएशन देखा जाए तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या करते हो जनरली? खुद से बात करते हो, किसी को बताते हो, घर में बताते हो, या फिर कोई डॉक्टर का एडवाइस लेते हो या विजिट करते हो? ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि डॉक्टर के पास कम जाते हैं, नजदीक के दोस्तों को भी कम बताते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टिग्मा अंदर रहता है कि मैं अगर मेंटल हेल्थ के बारे में, मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा तो उनको ऐसा लगेगा कि मुझे मानसिक बीमारी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अभी कॉमन हो गया है। काफी सारी व्यक्तियां मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ चलती है, काम भी करती है और उसमें से कंप्लीटली भी बाहर भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में मेंटल हेल्थ जो फील्ड है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, थेराप्यूटिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में 4 मेंटल हॉस्पिटल है जिनको पहले मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम अभी चेंज करके हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ किया गया है। ये आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा था कि मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुनते ही सबको ऐसा लगता था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये जगह पे जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे। लेकिन इसीलिए एक बहुत अच्छा कदम सरकार के द्वारा लिया गया और हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ इसको नाम दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो वहाँ हर लोग कोई जाता है, मेंटल हेल्थ की थेराप्यूटिक सर्विस लेता है और ठीक तरह से अपना काम भी कर सकता है। ऐसे 4 हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ गुजरात में अवेलेबल है। एक अहमदाबाद में, दूसरा बड़ौदा में, तीसरा जामनगर में और चौथा भुज में। आप सभी साइकोलॉजी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपको पता होगा तभी जाके आप सभी को हेल्प कर सकते हो, किसी को आप मेंटल हेल्थ सर्विस के बारे में बता सकते हो। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर वही सिचुएशन रहेगी, नहीं प्रिवेंशन होगा, नहीं अवेयरनेस होगा। इसीलिए आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने जैसे पहले बताया बहुत ब्रॉड विषय है, 1 घंटे में पूरा करना असंभव है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ये गाइडलाइन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि आप इस वेबिनार के बाद में सोसाइटी को हेल्पफुल हो सके। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप अपने जिला के सिविल हॉस्पिटल में मुलाकात कर सकते हैं। पूरे गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ वार्ड अवेलेबल है। वहाँ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर सबकी सुविधाएं उपलब्ध है। आप वहां जाके उनके बारे में जान सकते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकते हैं और सोसाइटी को जितना हो सके इतना हेल्पफुल हो सकते हैं। पिछले 3 साल से पूरे गुजरात में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम गुजरात सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। शायद आप सबको पता हो या न हो, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा फोकस मेंटल हेल्थ पे गुजरात सरकार ने दिया है। पूरे गुजरात में गांव गांव तक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम हो रहे हैं, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे। और इसके लिए प्रोग्राम हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों को, युवाओं को समझाना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ क्या है। अभी आप सब लोग लॉकडाउन पीरियड देखे 3 महीने का, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने मेंटल हेल्थ का जिक्र नहीं किया होगा। अगर बोला नहीं होगा लेकिन उनको पता होगा कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। कोई ना कोई आदमी ने एंजाइटी फेस किया है, स्ट्रेस फेस किया है, डिप्रेशन फेस किया है। लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको हॉस्पिटल या मेडिसिन की जरूरत पड़ी है। बाकी काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो समझ सकते हैं कि मुझे सिम्टम्स है या मुझे तकलीफ है, लेकिन उससे वो कोपिंग कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा एक हम बोल सकते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ अगर आपका ठीक रखना है तो क्या है। एक तो सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए। कोपिंग स्टेटस जिस अपना अपनाइए कि कोई भी सिचुएशन है मैं उसमें से बाहर आ सकता हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, मैं उसके साथ तालमेल कर सकता हूँ। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। इधर गुजरात में और इंडिया में
मेंटल हेल्थ स्टिग्मा इधर इंडिया में बहुत ज्यादा है। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, अगर मैं किसी को बता दूंगा तो मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलेगा। ऐसा नहीं है, आपके लिए प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। पूरे गुजरात में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर की सुविधाएं उपलब्ध है। आप जाके उनको मिल सकते हैं, उनका कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी थेराप्यूटिक सर्विस आपको मिल सकती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो हो सकता है साथ में आपको मेंटल डिस्टरबेंस होगा ही, और मेंटल डिसऑर्डर है तो हो सकता है कि उसके साथ साथ आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। काफी लोग ऐसा होता है कि मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम है, सब सारे रिपोर्ट दिखा देते हैं, सब जगह पे दिखा देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि मुझे तो मेंटल डिसऑर्डर है। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, अभी बहुत सारा अवेयरनेस है। आपको पता हो तो आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। गुजरात में एक शब्द है बुआ। मेंटल हेल्थ को कुछ भी, वो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई भी सिम्टम्स उनमें आता है तो ऐसा होता है कि सोसाइटी को दिखाते हैं, पूरे गांव में तपास करा देते हैं, जात जात की विधि करा देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि नहीं, हमको तो मेंटल प्रॉब्लम है। तब जाके वो सिविल में जाते हैं या आजू बाजू प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, थेरापी करते हैं और ठीक होके अपना काम भी कर सकते हैं। यहाँ आप सबको सही मायने में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ पे फोकस देना बहुत जरूरी है। ये सिचुएशन और आगे भी ऐसी सिचुएशन काफी सारी आएगी कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ क्या है, हम उसके सामने कैसे सामना कर सकते हैं, उसके द्वारा हम सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। एक कॉमन बात बता देता हूँ। मेंटल हेल्थ, आप क्या सोचते हो, आप क्या रिएक्ट करते हो और आप क्या फील करते हो, इतना आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप काफी अच्छी तरह से पूरे जीवन में जी सकते हैं, मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े रह सकते हैं और किसी भी सिम्टम्स का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप कौन सी सिचुएशन में जी रहे हैं, आपको क्या करना है, आपकी सोच क्या है, आप सोसाइटी में कैसे एडजस्ट हो सकते हो, अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, सोशल एडजस्टमेंट करना सीखे, सबके साथ ताल मिलाना सीखे। ज्यादातर युवाओं में देखा जाता है तो मोबाइल एडिक्शन है। मोबाइल एडिक्शन की वजह से वो लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। मोबाइल की वजह से काफी सारे मेंटल हेल्थ इश्यू उन्होंने दिख रहे हैं। आप लोग जितना अपने आप को समझोगे, समझने के प्रयत्न करोगे, अपने आप उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। हो सकता है उतना मोबाइल को अवॉइड करिए, यूज कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट के माध्यम का उपयोग ऐसा करें कि आपके जीवन में उसका कुछ उपयोग हो सके। इसके लिए उसको भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर काफी सारे हैं, सबको शायद उनके नाम पता हो या ना हो, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 के अनुसार अभी काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर में चेंजेस हुआ है, नाम में चेंजेस हुए हैं, सिम्टम्स में चेंजेस हुए हैं। आपको एक बार DSM-5 का पढ़ाई करना जरूरी है। एक बार DSM-5 को आप देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। जितने भी साइकोलॉजी के विद्यार्थी है उनके लिए जानना जरूरी है कि DSM-5 क्या है और ICD-10 क्या है। ICD-10 है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आपको इसके बारे में भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। हम थोड़ा CMD के बारे में बात करेंगे, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। क्या है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर? मैं आप सभी सारों में ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हमको पता नहीं होता कि सही में हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है।
कॉमन मेंटल डिसऑर्डर काफी लोगों में पाया गया है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, डिमेंशिया है। ये सब काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर है जो कॉमन है और काफी सारे लोगों में देखे जा सकते हैं। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स या मेंटल डिसऑर्डर हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। अगर इतना आपको पता चल जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने प्रोफेशनलिज्म का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा साइकोलॉजी एक सोसाइटी को अच्छा अ, अच्छी तरह से सपोर्ट दे सकते हैं। एक थोड़ी बात मैं बीच में ऐसा बताना चाहता हूँ कि बच्चों में ज्यादातर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या देखने को मिलते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो एब नॉर्मल बच्चों की अभी बात करूंगा। चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर का नाम आपने शायद सुना होगा, और जो विद्यार्थी चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में काम करना चाहते हैं उनके लिए पूरे इंडिया में और गुजरात में बहुत ही अच्छा स्कोप है। अभी सबसे ज्यादा फोकस बच्चों पे दिया जा रहा है और उसके ऊपर काम भी अच्छी तरह से हो रहा है। अगर आपको साइकोलॉजी में प्रोफेशनल बेस पे काम करना है और इस फील्ड में बहुत अच्छी तरह से आगे जाना है तो आप चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड डिसऑर्डर है, कॉमन है एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा अभी लर्निंग डिसेबिलिटी पर फोकस दिया जा रहा है। अभी कोरोना की वजह से 3-4 महीने से केसेस आना बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी पर फोकस दिया जा रहा है। आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी प्रॉब्लम ज्यादा देखे जा रहे हैं। पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, लिखने में तकलीफ हो रही है। आप अच्छी तरह से इस फील्ड में आगे आके इस बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं साइकोलॉजी में। एक चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी समझ पाएंगे तो ये सभी डिसऑर्डर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आप इसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात में मेंटल हेल्थ ही काम आता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार मुझे मेंटल इलनेस हो गई या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकती, ये आप एक बात समझ लीजिए, आप पूरा गलत सोच रहे हो। मेंटल हेल्थ इज क्योरेबल। आप मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। आप दवाई लेके, काउंसलिंग करा के, साइकोथेराप्यूटिक सर्विस लेके मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ का सामना कर सकते हैं, अपनी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। इधर साइकोथेरापी, काउंसलिंग और फार्माकोलॉजी थेरापी के द्वारा मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट दी जाती है और सभी दर्दी जो भी ये थेरापी अच्छी तरह से टाइम अनुसार लेते हैं वो टोटली रिहेबिलिटेशन हो जाते हैं, दुनिया के साथ ताल मिला सकते हैं और अपना काम खुद भी कर सकते हैं। एक WHO के अनुसार थोड़ा एडोलेसेंस का बात करेंगे। 6 में से 1% ऐसा है कि जिसकी उम्र 10 से 19 साल है उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। हम यहाँ मेंटल इलनेस की बात कम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे फोकस इसके दे रहे हैं। मेंटल इलनेस वो भी बहुत बड़ा विषय है। उसके लिए अंदर जाने के लिए आपको DSM-5, ICD-10 और साइकेट्रिक सिनोसिस ये सब की जानकारी होनी जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है। ज्यादातर सुसाइड केसेस जो है वो इन एजेस में देखे गए हैं, 10 साल और 19 साल के बीच में। क्यों ज्यादातर देखे गए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी उम्र में आता है, क्योंकि बच्चों को नया नया सीखना होता है, सोसाइटी के साथ ताल मिलाना होता है। सबसे ज्यादा सुसाइड रेशियो इन इंडिया 15 से 19 साल के बच्चों में देखा गया है। अगर हम ज्यादा मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं करेंगे, प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये सिचुएशन और भी आगे बढ़ सकती है। हम इसके लिए साथ मिलकर सोसाइटी को एक अच्छी तरह से थेराप्यूटिक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जितना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे, जितना ज्यादा प्रोग्राम करेंगे, उतना हम मेंटल हेल्थ को समझ भी सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि
कौन कौन से प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए होते हैं, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं। काफी सारे बच्चों को ऐसा होता है कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन मास्टर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि अभी मेरा रोल क्या है। उनको ऐसा लगता है कि मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन हो गई या मास्टर हो गई हूँ। उन सभी बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा स्कोप अभी मेंटल हेल्थ एरिया में है। आप अच्छी तरह से जॉब भी कर सकते हो, अच्छी सैलरी भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप कैसे साइकोलॉजिस्ट और कैसे काउंसलर बन सकते हो। हर कोई काउंसलर नहीं बन सकता है। यहाँ गुजरात में हमने ज्यादातर देखा हुआ है कि सलाह हर कोई दे देता है, अगर वो पढ़ाई किया हुआ हो या ना किया हो, साइकोलॉजी फील्ड का हो या ना हो, सलाह हर कोई दे देता है। मैं यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ रखना चाहूंगा। एक डायलॉग है, हर हर मोदी घर घर मोदी। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है, लेकिन मेरा एक कॉमन डायलॉग होता है कि सलाह देने वाले यहाँ इतने सारे, हर हर घर में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे सलाह देने वाले मिल जाते हैं। सब अपने आप को काउंसलर समझते हैं, लेकिन वो काउंसलर नहीं है। काउंसलिंग के लिए प्रोफेशनल कोर्स होता है, 1 साल का, 2 साल का, तब जाके आप काउंसलर बन सकते हो। काउंसलिंग का महत्व जीवन में बहुत है, क्योंकि कोई भी पेशेंट या कोई भी क्लाइंट मेंटल हेल्थ के साथ आता है या फिजिकल प्रॉब्लम के साथ आता है, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है वो काउंसलिंग की पड़ती है। अगर काउंसलिंग के एरिया में आप आगे आना चाहते हैं तो गुजरात में बहुत सारे स्कोप है। अभी तो गवर्नमेंट के द्वारा पूरे गुजरात में काफी सारी जगह पे काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट हुआ है, बाकी भी है। मैं लास्ट में आपको मेरा थोड़ा डिटेल भी दे दूंगा, मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी जरूरत है मेंटल हेल्थ एरिया में जानने के लिए, फ्यूचर के बारे में, कैरियर इन साइकोलॉजी के बारे में, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जानकारी देना चाहूंगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो साइकोलॉजिस्ट का कोर्स और काउंसलर का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सभी इंस्टीट्यूट में जाके जानकारी ले सकते हैं और इस फील्ड के साथ जुड़ सकते हैं। आपको मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, कैसे हमको मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करना है, कैसे एक्ट को लेके काम करना है। अगर देखा जाए तो हमारे मेंटल हेल्थ एक्ट में एक प्रोविजन है, अगर आप किसी आदमी को पागल या मेंटल बोलते हो तो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, आपको सजा भी हो सकती है। ये बात को ज्यादा से ज्यादा जानना जरूरी है कि आप डायरेक्टली किसी को मेंटल इलनेस या मेंटल या गांडा या पागल ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पता होगा तो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए तो एक छोटी सी बात है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक्ट जो 1987 में आया था, उसमें चेंजेस होके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और जो पब्लिक के फेवर में भी है, गवर्नमेंट के फेवर में भी है, उसको 2017 के अंदर काफी सारा चेंज किया गया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट उसको नाम दिया गया है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या है, आपको क्यों उसको जानना चाहिए। हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी बच्चे साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर इस प्रोफेशनल में काम करना है, इस फील्ड में काम करना है, तो उनको आरसीआई के बारे में भी जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। आरसीआई का मतलब है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में प्रसिद्ध है, दिल्ली स्थित है। आपको वेबसाइट पे जाके आरसीआई के बारे में पूरी माहिती ले सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर जो भी अपॉइंटमेंट गुजरात सरकार के द्वारा या इंडिया सरकार के द्वारा हो रहा है, उसमें आरसीआई कंपलसरी हो गया है। अगर आरसीआई आपके पास होगा तो ही आप फील्ड में काम कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों को, काफी सारी 99% में तो ऐसा बच्चों में, काफी सारी कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, काफी सारी प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वहां जाके बच्चों को अगर पूछा जाता है कि आरसीआई क्या है, तो 99% बच्चों को ये नहीं पता होता कि आरसीआई क्या है। आरसीआई एक्ट को जानना बहुत जरूरी है। आरसीआई क्यों काम करती है, किसके लिए काम करती है, और हमको आरसीआई के साथ जुड़ के क्यों काम करना है, ये कंपलसरी है। इसके लिए आप ये भी बात ध्यान में रखें, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, दूसरा आरसीआई एक्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वेबसाइट पे
ऑल डिटेल्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और आरसीआई के बारे में पूरी से पूरी माहिती आप ले सकते हैं। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जैसे रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है, आपको ये सब भी पता होना चाहिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन है, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट कौन है, क्यों आप इस फील्ड में इस सब नाम से पहचाने जाते हो। अगर ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको फील्ड में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मैं समझाने का प्रयत्न यही करता हूं क्योंकि हम सब ये सब फेस कर चुके हैं। मैं पिछले 15 साल से मेंटल हेल्थ फील्ड में काम कर रहा हूँ। गुजरात लेवल पे कोई ऐसा तालुका या जिला नहीं होगा जहां मैंने मेंटल हेल्थ के लिए काम नहीं किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया है। ज्यादातर यही देखने को मिला है कि अभी भी यहाँ अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को, प्रोफेशनल को पता ही नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट क्या है, काउंसलर क्या है, बनने के लिए कहाँ जाना चाहिए, क्यों बनना चाहिए और बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सबसे पहला ये गाइडलाइन है मेरा, आरसीआई के बारे में जानिए। जहां भी आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स अवेलेबल है वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं और एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। आरसीआई की एक ऐसी संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि आप मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करने के लिए प्रोफेशनल हो, आप ये काम कर सकते हो। हर कोई स्टूडेंट या हर कोई प्रोफेसर या हर कोई साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति क्लिनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ऐसा आरसीआई ने गाइडलाइन बनाया है। क्यों? आप ऐसे व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हो जो व्यक्तियों को आप एक ऐसी दिशा में ले जाने वाले हो कि इसको जो नया जीवन दिखाने वाले हो, नई राह दिखाने वाले हो। इसके लिए आपके पास जैसे एमसीआई डॉक्टर का लाइसेंस जरूरी है, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट के पास आरसीआई का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसकी भी गाइडलाइन सब अवेलेबल है नेट पे। अगर आपको ना पता चले और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं और राजेंद्र भाई आपको इसके बारे में पूरा डिटेल प्रोवाइड करेंगे। हम कांटेक्ट में रहेंगे। ये वेबिनार तो आज के लिए मेंटल हेल्थ के बारे में के बताने के लिए रखा गया है, लेकिन फ्यूचर में मैं भी पारुल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, राजेंद्र भाई के साथ कांटेक्ट में रहूंगा। और मेंटल हेल्थ फील्ड बहुत ब्रॉड एरिया है, आप बहुत अच्छी तरह से इसमें काम कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें बात करना और सीखना जानना जरूरी है। आरसीआई की जैसे बात की है, ऐसे थोड़ा बहुत आपको एक मेंटल हेल्थ फील्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट, वो भी आपको बहुत जानना जरूरी है कि क्यों ये एक्ट सब बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति रोड पे आपको दिख रहा है जिसको मेंटल इलनेस है, या आंख में तकलीफ है, या कान में तकलीफ है, सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो डिसेबिलिटीज है। जो डिसेबिलिटीज, टोटली डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन है। ये मैंने या किसी और ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। इसके बारे में भी आपको बहुत सारा जानना जरूरी है। सबसे पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आया हुआ था वो 1995 एक्ट में आया था। उसके बाद उसमें भी बहुत सारे चेंज सरकार के द्वारा किए गए हैं, जो 2016 में पूरा चेंज होके नया पूरा एक्ट अवेलेबल है। वो भी नेट पे अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के हिसाब से 1995 एक्ट में 7 प्रकार की डिसेबिलिटी का अंदर मेंशन किया गया हुआ था। और 2016 पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो चेंजेस हुए उसमें टोटली 21 डिसेबिलिटीज को मेंशन किया गया है। अभी आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों ये 21, 7 में से क्यों 21 हो गया, 21 में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आप मेंटल हेल्थ फील्ड में एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर काम करेंगे तो आपको ये तीनों एक्टों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जीवन में डिसेबिलिटी के साथ ही काम करना पड़ेगा। जैसे एबनॉर्मल व्यक्ति है, मेंटल इलनेस है, या बच्चों को भी प्रॉब्लम है, उन सभी को मेंशन किया गया है डिसेबिलिटी में। तो आपको एज अ प्रोफेशनल डिसेबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा ही। इसीलिए आपको ये तीनों एक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसके लिए मैं ये बात यहाँ रख रहा हूँ। आरसीआई एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट और पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये तीनों अगर आप एक बार जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आज आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहां आपको कोई बात की फिक्र नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? आप एक एक्ट जानते हो। अगर एक्ट नहीं जानते हो और प्रोफेशनल
बेस पे अगर कुछ गलत काम आप कर देते हो तो आपको जीवन में दिक्कत आ सकती है। काफी सारे ऐसे क्लिनिक है पूरे इंडिया में जिनके पास आरसीआई नहीं होता है तो भी वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये गलत है। आरसीआई ने टोटली प्रोहिबिटेड किया हुआ है कि नहीं, आपके पास अगर आरसीआई नंबर होगा तो ही आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप एक किसी के मेंटल के हेल्थ के साथ काम कर रहे हो, उसको एक नया जीवन दे रहे हो, इसके लिए सब होना जरूरी है। काउंसलर, एक काउंसलर का काम है किसी भी प्रॉब्लम वाली व्यक्ति को या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाली को राह दिखाना। छोटा काम नहीं है। एक काउंसलर की वजह से ही कोई आदमी नया राह चुनता है, जीवन जीना सीखता है। काउंसलर का भी बहुत सारा महत्व है इस फील्ड में। बहुत सारी इंस्टीट्यूट काउंसलिंग का कोर्स कराती है। आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी जाके इस फील्ड में आप आगे आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप काम नहीं कर सकते हो या आपको कुछ आता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन पे आप इंडिया लेवल पे भी काम कर सकते हैं। मैं महत्व दिया था वो फिर से एक बार 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। आपको DSM-5, ICD-10, RCI एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, PWD एक्ट, इतने बार पता होना ही चाहिए। एक बार ये 5 चीजों को आप समझ लोगे तो समझ लीजिए कि आपको फील्ड में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इधर मेंटल हेल्थ के बारे में और उसके सिम्टम्स ज्यादातर इतनी चर्चा करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में तो हो सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ अभी बिगड़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेंटल हेल्थ ही हो गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। मैं और कोई भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, इलनेस का सामना कभी ना कभी जीवन में करते ही है। कुछ ना कुछ ऐसे छोटे बहुत प्रोग्राम या ऐसा कुछ माहौल हो जाता है कि हमको डिप्रेशन का अनुभव करते ही है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में से बाहर आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी है। लेकिन आप छोटे से छोटे प्रॉब्लम को लेके भी बहुत डिप्रेस रहते हो, स्ट्रेस आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, तो समझ लीजिए आपको किसी ना किसी दोस्त, ऐसे साइकोलॉजी, ऐसे काउंसलर की जरूरत के बारे में बता सकता है और अच्छी तरह से बाहर निकल सकता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ रखना चाहूंगा कि एक छोटा सा एग्जांपल है मेंटल हेल्थ। हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ में क्या होता है। सम आप सब एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि कल मोदी सरकार के द्वारा आपको सबको 15 लाख रुपए अकाउंट में देने वाले हैं। समझ लीजिए, एक अनुमान कीजिए। अभी अभी आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर एक थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आप सब सोचोगे अरे कल तो मैं वो लखपति होने वाला हूँ, 15 लाख रुपए मिलने वाला है, अभी हम माला माल हो जाएंगे, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपका मेंटल हेल्थ, सब अलग अलग सोचते होंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी, ऐसा समझ लीजिए। और उसी समय वहां से किसी की शादी बारात निकल रही है, बैंड बाजा बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो आपको कैसी फीलिंग होगी? वो बैंड बाजा बज रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी ही शादी है। क्यों? आपका फोकस 15 लाख पे है, कल 15 लाख आने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा ये मेरा ही शादी है। उस माहौल में आप जुड़ जाते हो, नाचने का मन होता है, कूदने का मन होता है, मन खुश खुशहाल होता है। अभी इसी सिचुएशन को हम दूसरे दिन देखते हैं। सुबह हुई, सरकार ने ऐसा बोल दिया कोई रुपया मिलने वाला नहीं है। अभी आपका मेंटल हेल्थ सोचिए क्या हो रहा है। उसी समय दूसरे की बारात निकल रही है, वही डीजे बज रहा है, वही माहौल है। अभी आपकी सिचुएशन क्या होगी? जो कूदने का मन कर रहा था, नाचने का मन कर रहा था, वो अभी ऐसा लग रहा है कि इसने नवाई की शादी किया है। क्यों ऐसे आवाज करके निकल रहा है? पूरा तुम्हारा मेंटल हेल्थ, पूरा तुम्हारा जो पर्सनालिटी होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, टोटली चेंज हो जाता है। आपको ऐसा लगता है अभी गुस्सा बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशन दोनों सेम थी, बारात जा रही थी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी कि पहले खुशी का माहौल था, फिर दूसरे दिन खुशी का माहौल नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन में जुड़ी हुई है कि जो आपको अच्छा लगता है जब तब आप अच्छी तरह से सोसाइटी में काम करते हो, लोगों के साथ अट्रैक्शन करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत सिचुएशन या ऐसी कोई परिस्थितियां आती है
कि जिससे आप लड़खड़ा जाते हो, मेंटल हेल्थ का सामना नहीं कर सकते हो, बहुत सारे सिम्टम्स को अपने अंदर एंटर होने देते हो। अगर आप इतना कंसेप्ट समझ लोगे कि हमको मेंटल हेल्थ को समझ लेना है, सिम्टम्स को समझ लेना है और कैसे उसका सामना करना है, इतना अगर आप सीख लोगे तो आप खुद तो अपनी तरह से ठीक रह पाओगे और सोसाइटी को भी काफी हेल्पफुल हो सकते हो। मैं आज ज्यादातर थोड़ा प्रैक्टिकल और ऐसा बात इसके लिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम इधर गुजरात में किए हुए हैं। बहुत ज्यादा थियरी में जाने की जरूरत नहीं होती है। देखा जाए तो घर घर में प्रॉब्लम होता है, बच्चों में होता है, बीबी में होता है, हस्बैंड में होता है। आप घर में भी देखे जाओगे तो ज्यादातर ऐसा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम सबके घर में होता ही है। लेकिन सबकी मेंटल हेल्थ खराब होती है ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी तरह से उसको सामना करते हैं, उसके साथ ताल मिला सकते हैं। इसके लिए सबको ऐसा जरूरत नहीं है कि मेडिसिन लेने ही पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज खाली यही है या वर्ल्ड में है या इंडिया में है। हर घर घर में इश्यूज होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पता हो तो आप अच्छी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र भाई, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट हो या उनके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि ये ऐसा एरिया है कि मैं जितना बोलूंगा इतना कम होगा। बहुत सारा मैंने लिख के भी रखा है, मेरे पास पूरा बुक्स भी पड़ा है, लेकिन मैं जितना भी बोलूंगा उतना कम होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ जानना चाहता है, आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताना चाहूंगा। तो क्या होगा कि अपना सेशन थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है। सर थोड़ा बहुत मुझे पूछना है हाँ, कि बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब स्पेशली फॉर द पेरेंट जो ये लाइव सुन रहे हैं, हम्म। तो अभी के जो बच्चे हैं वो काफी मतलब इंटेलिजेंट है, काफी वो है, एक्टिव है। तो उस माहौल में पेरेंट अपने बच्चों के साथ कैसे डील करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट अगर रिजिड है या ऑर्थोडॉक्स है या ज्यादा फ्रेंडली है, तो बच्चे उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज रहता है इस केस में। तो पेरेंट को इस केस में डील कैसे करना चाहिए अपने बच्चों के साथ? देखिए, पेरेंट्स की बात है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम किसी को होता है तो पेरेंट्स को होता है। लेकिन आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं, उनका सामना भी करते हैं। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तब उनके मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिलती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि किस एज के बच्चे हैं, किस एनवायरनमेंट के बच्चे हैं, उनको घर से कैसा एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, कौन से स्कूल में जाते हैं, कैसा उनका पीयर ग्रुप है। ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। हम एक कॉमन एडवाइस ऐसे पेरेंट्स को नहीं दे सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो तो ये अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं दे सकते हैं? सबके बच्चे अलग है, सबके प्रॉब्लम अलग है, सबका सिचुएशन एटमॉस्फेयर अलग है। कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसको इतना लाड़ प्यार मिला हुआ होगा कि हमने कल्पना भी नहीं की हो गई, और एक ऐसा भी बच्चा होगा कि जिसको ऐसा पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है, लाड़ क्या होता है। तो उसके सिम्टम्स अलग है, उसका मम्मी पापा या पेरेंट्स के साथ रिएक्ट करना टोटली डिफरेंट होगा। आप समझ रहे हो? यस। इसलिए हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं भाई, मैं समझ रहा हूँ, आप बताइए। हम्म। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को तो एक एडवाइस है कि सबसे पहले अगर आपको अपना और बच्चों का मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है, आप कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे किसी के साथ तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपको सबसे पहले देखना जरूरी है कि आपके बच्चे में एबिलिटीज क्या क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके बच्चे में क्या क्या एबिलिटीज है और आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे इतना ही परसेंटेज चाहिए, नहीं मुझे इतना वर्क कंप्लीट ही चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ये कर पाएगा। किसी और का बच्चा ये कर पा रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है? तो ये कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके बच्चे में एबिलिटीज क्या है। मैं यहाँ आपको सब पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपने बच्चे का असेसमेंट करवाइए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत जरूरी है बच्चे का। उसका आईक्यू असेसमेंट कराना बहुत जरूरी है।
इंटेलिजेंट क्वोशंट, बुद्धि अपने बच्चे में कितनी है वो आप सबसे पहले चेक करवाइए। उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको ये पता चलना चाहिए कि ये बच्चा क्या क्या काम कर सकता है। देखो मैं आपको फिर से अच्छी बात निकले तो बता देता हूँ। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा अगर इंटेलिजेंस ज्यादा है तो आपका बच्चा होशियार ही होगा, 99% ही लाएगा, अच्छे मार्क्स ही लाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस और एजुकेशन दोनों के साथ तालमेल है, लेकिन काफी सारा फर्क भी है। अगर इंटेलिजेंस है तो आप पहले ये सोचिए कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज है जिसमें वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। आप आईक्यू असेसमेंट कराओ, इसे बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके माध्यम से पता चलता है कि आपके बच्चे में क्या क्या एबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि अभी हम नहीं जान सकते हैं कि मेरे बच्चे में क्या क्या है। हर तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है जिससे बच्चे को पता चलता है, पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरे बच्चे में ये एबिलिटीज है। आप ये काम कराना पहले शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं राजेंद्र भाई आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि हम हमारे बच्चे के बारे में ये सब जान सकते हैं। अभी साइकोलॉजी का इतना अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस इतना नहीं बढ़ा हुआ है कि हर कोई पेरेंट चाहेगा कि लाओ मेरे बच्चे का आईक्यू टेस्ट करवाते हैं, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो नहीं, नहीं ये चेक करवाते हैं। जब ज्यादा सिम्टम्स बढ़ जाता है या प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब वो लोग साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले ऐसा कुछ भी लगे तो तुरंत ही साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का संपर्क करें, तो काफी सारी मुश्किलें बढ़ने से पहले ही आप रोक सकते हैं। और बच्चों का जो विषय है वो तो आप समझ सकते हो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता ही है। हम सब फेस कर रहे हैं बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर उसका स्कूल का प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स का प्रॉब्लम है, तो उसकी सबसे ज्यादा असर होती है पेरेंट्स पे। तो अभी हम बच्चों को तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे कि आप पहले बच्चे को समझिए, वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या कर पाएगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये दिशा में आप काम करोगे तो अवश्य आपका बच्चा भी अच्छी तरह से मार्क्स भी लाएगा और फील्ड में आगे आ सकता है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, एंगर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब वो सिचुएशन से बाहर आए हुए हो। अगर पेरेंट्स कंपैरिजन ऐसा करेंगे कि भाई मैं डॉक्टर हूं और तुझे डॉक्टर ही बनना है, तो अगर उसमें ये एबिलिटी है ही नहीं तो ये पॉसिबल है ही नहीं। आप बच्चे की मेंटल हेल्थ को खराब कर ही रहे हो, साथ में अपने मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहे हो। इसके लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आप असेसमेंट कराओ। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में सब तरह के असेसमेंट अवेलेबल है, आप जो चाहे वो असेसमेंट करा सकते हो और अपने बच्चों को जानने का पूरा प्रयत्न कर सकते हो। और कुछ हो तो बताइए राजेंद्र भाई। सर, और एक चीज है, अभी जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्क प्रेशर, जॉब प्रेशर सब जगह पे बढ़ रहा है, सब तो उस टाइम पे हम एज एडल्ट हमारा मेंटल हेल्थ किस तरह से मेंटेन करें ताकि हम लोग अपना लाइफ भी अच्छी तरह से जी पाए और सबके साथ अच्छा व्यवहार भी बना रहे। सही सही सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है जो हम सब फेस कर रहे हैं। राइट। एक्चुअली मैं इसलिए आपको थोड़ा 5 मिनट मेरे बारे में फिर से बताना चाहूंगा। मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल नडियाद में पोस्टेड हूँ और पिछले 3 महीने से हम खुद को कोविड-19 में, कोरोना में ड्यूटी दिया गया है। जितना फिजिकल प्रॉब्लम वाला केस नहीं आ रहा है उतना प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ पेशेंट आ रहे हैं। कब जाएगा कोरोना, क्यों ये इधर आया है, अगर मुझे हो गया तो क्या मैं मर जाऊंगा, हम सब इसमें से बच पाएंगे कि नहीं, अगर मुझे हो जाएगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा। ये एक कॉमन सब बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं। आज वेबिनार खत्म होने के बाद फिर से मैं 2 घंटे के लिए कोविड सेंटर में जाऊंगा। आप समझ सकते हो, फिर भी हम वेबिनार भी कर रहे हैं, आपके साथ बात भी कर रहे हैं। उसी सिचुएशन में फिर से जाने वाले हैं जहां हमको पता है कि शायद मुझे भी कोरोना ना हो जाए। ये कॉमन है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन को संभालने की बहुत जरूरत है। मैं मेरी बात करूं, हम ये सिचुएशन में खुद अपने आप को इस तरह से संभालते हैं। सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन है उसका स्वीकार करो, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। आप अकेले इस परिस्थिति में नहीं हो, पूरा विश्व इस परिस्थिति में है।
इस परिस्थिति के कारण हमको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, डिप्रेशन ज्यादा रहता है, एंजाइटी ज्यादा रहती है। इसका सामना करो, इसको एक्सेप्ट करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखो। देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया विषय है। अगर इसके ऊपर भी आप फोकस करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रह सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, सेल्फ रिलैक्सेशन करने का ट्राई करो। जिन पेरेंट्स को या स्टूडेंट को ऐसा पता नहीं है कि आप रिलैक्सेशन कर सकते हो और सेल्फ रिलैक्सेशन के माध्यम से भी आप मेंटल हेल्थ अच्छा रख सकते हो, उन लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। 5 या 10 मिनट का सेल्फ रिलैक्सेशन करो, शांति से अपनी आंख बंद करो, एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ कि जहां आपको शांति का अनुभव हो। जो अच्छा लगे वो कार्य सबसे पहले करो। जैसे गाना सुनना है, म्यूजिक सुनना है, आपको म्यूजिक सुन सकते हैं, टीवी देखना अगर अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। अपने ऐसे कलीग के साथ, ऐसे फ्रेंड के साथ बातें करो जिससे आपको सपोर्टिव पॉजिटिव एटीट्यूड या थिंकिंग मिलता हो। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ रहते हो और कैसे व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हो। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप ऐसे फ्रेंड या ऐसे सिचुएशन में जाते हो कि वही स्ट्रेस आपको फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई सिचुएशन हो या ऐसा कोई भी फ्रेंड है तो उसको इग्नोर करिए। सिचुएशन का एक्सेप्टेशन करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। सेल्फ रिलैक्सेशन इज द बेस्ट थेरापी। अगर उसके बारे में आपको पता हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो वो भी आप वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हो। सेल्फ रिलैक्सेशन जो 5-10 मिनट का भी आप रिलैक्सेशन करेंगे तो आप काफी अच्छी तरह से बढ़िया महसूस कर सकते हो। योग और मेडिटेशन, काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। आप ये भी कर सकते हो जिससे कारण आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। काफी सारी चीजें हैं, कॉमन है, आप करोगे तो अवश्य आपको इसको फायदा होगा। बाकी काम रोज चलने वाला है। हो सकता है ये सिचुएशन आई, कल कोई और भी सिचुएशन आ सकती है। अगर कॉपिंग करेंगे तो ही आप अच्छी बेहतर मेंटल हेल्थ बना सकते हो। राजेंद्र भाई। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन है सर मुझे। हम अभी हमारे सोसाइटी में ओल्ड एज पीपल ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि जो जनरेशन गैप की वजह से पेरेंट और चाइल्ड है या जो ओल्ड एज पीपल है और उनके साथ जीने में हमको दिक्कत आती है। तो एक चीज है कि जनरेशन गैप के साथ हम लोग कैसे जिए, और दूसरी चीज जो ओल्ड एज पीपल है वो अपना मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करे। बहुत बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो देखे गए हैं, हम इलनेस की बात नहीं करेंगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की बात करेंगे जो एजेड में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया जनरेशन गैप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसका कारण ये सब हो रहा है। एक मेन रीजन है जनरेशन गैप। अभी आप देखोगे तो छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल के साथ ऐसे खेलने लगता है जो हमको पता भी नहीं था। हमको ऐसा पता भी नहीं था कि ऐसा मोबाइल आएगा और हम इसके साथ ऐसे काम कर सकते हैं। जो अभी के जनरेशन के बच्चे तुरंत मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। जनरेशन गैप के कारण ये सब देखते हैं। अगर ओल्ड एज वाले पीपल है, उनको ऐसा लगता है कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, हमारे वक्त तो ये नहीं था। इसके लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है कि अगर हम नहीं कर सके तो, लेकिन सब एजेड के ओल्ड एजेड पीपल के बारे में ये बात सही नहीं होगी। लेकिन काफी सारे ओल्ड एज पीपल वाले ऐसे हैं कि हमारे वक्त ऐसा नहीं था, हम ये सिचुएशन को रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे और आज की जनरेशन इतना अच्छी तरह से कर पाई। तो एक कॉम्प्लेक्स होता है। और खाली यही एक कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, दूसरा बहुत सारे पहलू जीवन में उनके साथ ऐसे होते हैं। उनको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनको स्टार्ट होने चालू हो जाते हैं। वो स्टार्ट होने की वजह से उनको उसका असर सीधा उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम अभी ये सिचुएशन के साथ ही हमको जीना है, हम इसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं। और उसके कारण वो अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ का जो भी गुस्सा हो, जो भी फ्रस्ट्रेशन हो, वो सोसाइटी पे या अपने घर में निकालने का प्रयत्न करते हैं। हमारे पास ओल्ड एज पीपल वालों के साथ रहना है, अगर उसके साथ तालमेल मिलाना है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल हमको यही काम करना है कि उनको सपोर्टिव थेरापी दिया जाए, उनको समझने का ट्राई किया जाए, कैसे उनका दिमाग शांत रखा जाए, उनको फिजिकल जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे कंप्लीट किया जाए,
कि मेडिसिन की जरूरत है या कोई भी थेराप्यूटिक सर्विस की जरूरत है, उनको प्रोवाइड किया जाए। अगर उनका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा तो चौक्कस उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। हम सबको ये जरूरत है कि उनको इस तरह से ट्रीट करें कि वो अपने साथ या सोसाइटी के साथ अच्छी तरह से रह सके। आप उनको सपोर्टिव थेरापी दो, साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत जरूरी है। अगर उनका मनोबल आप बढ़ाते रहेंगे, पॉजिटिव बातें करते रहेंगे, उसके उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए, ऐसी हाँ मिलाइए कि जिससे उनको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो, तो आप अवश्य ऐसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और ओल्ड एज एक ऐसी है, जो एज है, सबको ऐसा लगता है कि हम हो सकता है अभी पहले की तरह नहीं जी सकते हैं, हमको जो देखना था वो नहीं देख पाए, या हो सकता है एक डेथ एंजाइटी जो ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलती है। ज्यादातर कोई ओल्ड एज वाले बताते नहीं है, लेकिन हमने इतने सालों की प्रैक्टिस में अनुभव किया है, एक डेथ एंजाइटी उनको रहती है कि अभी तो हमारा क्या होगा, हमारी उम्र हो गई है, बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं। तो ये सब सिचुएशन जब मिल जाती है तब उसका गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेशन हो, ये कहीं और नहीं निकलता है, घर के ऊपर ही निकलता है, बच्चों पे निकलता है। इसी सिचुएशन में एज अ प्रोफेसर हमको यही करना है, उनके साथ तालमेल करना है, एडजस्टमेंट करना है और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। इतना आप समझ लीजिए, नहीं तो गुस्सा और बढ़ता जाएगा। उनको जो समस्या है वो आप अगर समझने की प्रयत्न नहीं करोगे तो आप भी सिचुएशन में सामना नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकेंगे। ज्यादातर ओल्ड एज में फिजिकल सिम्टम्स यानी फिजिकल बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक मेन रीजन यही है कि उसकी असर सीधी उनके साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ पे होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि उनको पहले फिजिकली फिट कैसे रखा जाए, अपने आप मेंटल हेल्थ उनका भी अच्छा होगा और आपके साथ वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। राजेंद्र भाई। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है। हम्म। जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिस तरह से आरसीआई एक्ट में लिखा है कि एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को आरसीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आरसीआई नंबर होना जरूरी है, तभी जाके वो काउंसलिंग कर सकता है। बट आईसीपीएस है या एनएचआरएम है, या ऐसे कई जगह पे जो सोशल वर्कर है जिसने एमएसडब्ल्यू किया है या रूरल डेवलपमेंट का कोर्स किया है, वो लोग भी काउंसलर की जगह पे बैठ जाते हैं। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आरसीआई ने पूरा गाइडलाइन बनाया हुआ है और उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रोफेशनल आरसीआई कोर्स कर सकते हैं, आरसीआई लाइसेंस पा सकते हैं, और वही लोग मेंटल हेल्थ में काम करेंगे। लेकिन गाइडलाइन को थोड़ा समझना जरूरी है। उसमें स्पेसिफिक ऐसा नहीं लिखा है कि एमएसडब्ल्यू ये काम नहीं कर सकता है या ये व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। गाइडलाइन में स्पष्ट ऐसा है, ये डिग्री है, ये प्रोफेशनल है, उसको ये नंबर होगा तो ही वो ये काम कर सकता है। और मैं आपको ये खास बात बता देना चाहता हूँ, कौन ये काम कर सकता है उसमें गाइडलाइन में फिक्स है। असेसमेंट करना हो, डायग्नोसिस करना हो और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अगर देना हो तो आरसीआई कंपलसरी है। अगर काउंसलिंग का काम करना है, एज अ काउंसलर काम करना है, तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास आरसीआई होना ही चाहिए। एमएसडब्ल्यू है वो भी काम कर सकता है और काउंसलर भी काम कर सकता है। काउंसलर के लिए फिक्स आरसीआई ने ऐसा नहीं रखा है कि उसके पास आरसीआई होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने रखा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, उन सब के लिए आरसीआई जरूरी है। और जरूरी किसके लिए? जो असेसमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकता है। अगर आप प्रोफेसर हो, मैं प्रोफेसर हूं, हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तब तक ठीक है। अगर आप डायग्नोसिस करना चालू करते हो कि नयन भाई को ये प्रॉब्लम है, तो वहां जाके आरसीआई की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली किसी को डायग्नोस ऐसा नहीं कर सकते कि तेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर कब जाके कर सकते हो? जब आपके पास आरसीआई हो, आरसीआई ने आपको वो परमिशन दिया हुआ हो। इसके लिए ये जानना जरूरी है, हर साइकोलॉजिस्ट के लिए आरसीआई कंपलसरी है, लेकिन काउंसलर के फील्ड के लिए कंपलसरी नहीं है कि उसके पास आरसीआई होना चाहिए। आप ऐसे काउंसलर के तौर पे मेंटल हेल्थ फील्ड में अच्छी तरह से काम कर सकते हो। Okay. Thank you so much, Nayan sir, for joining with us and providing a good information, good enlightening information on mental health and regarding laws and all the things which is needed to know our people.
I would like to special thanks with Nayan sir, Brijesh sir, Kumbhani sir, Parul University team, Parul University management, and I would like to again thanks to our dean sir who has provided an opportunity me for here to organize a webinar. So thank you sir, thank you so much. Thank you, Rajendra bhai. Thank you.